दीपू चंद्र दास, ये नाम आज को बहुत बड़ा नाम बन गया है, बहुत ही फेमस नाम बन गया है हिंदुस्तान में और आसपास के हिंदू क्षेत्रों में, जैसे कि नेपाल है और बांग्लादेश है। आपको ये जान के बहुत अचंभा होगा कि बांग्लादेश दुनिया का वो देश है जिसमें हिंदू पॉपुलेशन थर्ड लार्जेस्ट है। फर्स्ट इज इंडिया एंड सेकंड इज नेपाल। इसके बावजूद जो हिंदुओं का पॉपुलेशन बांग्लादेश में आज के समय है वो 8% से भी कम है। अब आते हैं दीपू चंद्र दास के नाम पे। कौन है दीपू चंद्र दास? जैसा कि हम सब जानते हैं, दीपू चंद्र दास वो बेचारा हिंदू है जिसकी बड़ी बर्बरता से हत्या कर दी गई, ये कहते हुए कि उसने एक धर्म विशेष के भगवान को, उनके मानने वाले एक गुरु को कुछ अपशब्द बोले। बाद में ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था और फिर भी उसको पुलिस ने, ये जानते हुए कि वो भीड़ उस आदमी को मार डालेगी, सौंप दिया बांग्लादेशी पुलिस ने। और उस भीड़ ने उस आदमी को पहले खूब पीटा। जब वो अधमरी हालत में हो गया तो उसके कपड़े उतार दिए, उसके सड़क पे घसीटते हुए ले गए, एक पेड़ से टांगा और आग लगा दी। जब वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। जी हाँ, ये हाल है उन हिंदुओं का दुनिया के उस देश में जिसमें थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हिंदुओं की। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर और आज हम बात करेंगे इन्हीं हिंदुओं की जो बांग्लादेश में एक तरह से फंस गए हैं, जिनके ऊपर हर तरह के अत्याचार हो रहे हैं। फिर भी आज बांग्लादेश की सरकार इसको हिंदू जीनोसाइड नहीं मानती है, इसको मानती है कि ये एक पॉलिटिकल दिक्कतें हैं जो बांग्लादेश में चल रही हैं, लेकिन किसी भी तरह से ये एक हिंदू धर्म के प्रति जो है घृणा नहीं है या उनका जीनोसाइड नहीं है। अब ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? अभी दीपू चंद्र दास की कहानी तो बिल्कुल आज की है, कुछ 2-4 दिन पहले की है, लेकिन असल में ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की, जीनोसाइड की कहानी शुरू हुई है वो आज की नहीं है। बांग्लादेश में ये कहानी शुरू हो गई थी हमारे पार्टीशन के बाद ही, मतलब कि 1947 में। 47 के पहले जो आज का बांग्लादेश है, जैसे हम सबको पता है, वो हिंदुस्तान था। पार्टीशन के बाद वो बना ईस्ट पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान था वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान और बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, आपस में ही ठीक से नहीं रह पा रहे थे। उनमें लिंग्विस्टिक, मतलब कि लैंग्वेज को लेके बड़ी दिक्कतें थी। वेस्ट पाकिस्तान खुद को सुपीरियर मानता था और ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार करता था। हालांकि दोनों ही जगह मुस्लिम्स का ही पूरा पूरा पॉपुलेशन था, विद सम माइनॉरिटीज, जिसमें हिंदूज थे, क्रिश्चियंस थे, सिख थे और जैसा कि हम सब जानते हैं बाकी छोटी मोटी माइनॉरिटीज थी। इसके बाद 1971 में एक बहुत बड़ा वॉर हुआ जिसमें हिंदुस्तान ने मेजरली रशिया के साथ बांग्लादेश को बनवाने में ईस्ट पाकिस्तान की मदद की, जिसमें हमारे भी बहुत सोल्जर्स मारे गए, शहीद हुए। और उसके बाद बांग्लादेश को आजादी बनी और वो आज का बांग्लादेश बना। लेकिन आपको ये जान के और अचंभा होगा कि जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, जब वो ईस्ट पाकिस्तान ही था, तब वहां हिंदुओं की पॉपुलेशन 30% थी, 30%। और जब वो बांग्लादेश बना तब भी हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइन पे ही था। और आज बांग्लादेश बनने के इतने साल बाद भी बांग्लादेश की सेंसस के हिसाब से आज हिंदू पॉपुलेशन लेस देन 8% है। 30% से लेस देन 8%। कैसे हो जाता है ये? इसका जवाब आज की बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो नहीं ही देगी। पूरे बांग्लादेश को छोड़िए, वहां पे तो हमने माना 30% पॉपुलेशन थी, लेकिन वहां पे एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स। बड़ा ही फेमस वो जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। वहां पे 100% हिंदू पॉपुलेशन था, 100%। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बांग्लादेश ने ही 1997 पीस अकॉर्ड करा। उसके अंतर्गत वहां के जो हिंदूज थे, जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन था उन हिल ट्रैक्ट्स का, उनको प्रोटेक्ट किया गया था। उनको गवर्नमेंट की तरफ से पूरा पूरा प्रोटेक्शन दिया गया था। लेकिन क्या हुआ उसका? वही हुआ जो बाकी बांग्लादेश का हुआ। वहां पे भी रेडिकल इस्लामिस्ट आए, उन हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया और फाइनली उनको भी मार पीट के, भगा के, उनका कन्वर्जन करा के उस जगह पे भी हिंदूज को लेस देन 8% कर दिया गया।
ये स्थिति है बांग्लादेश की उन जगहों पे भी जो गवर्नमेंट बोलती है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, पर बोलना और करना दो बहुत ही अलग चीजें होती हैं। अगर हम 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की बात करें, वो वॉर करीब करीब 9 महीने चला था, जहां पे आज के पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर बहुत अत्याचार करे, उनके ऊपर बहुत हमले करे और इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया उसको आज़ादी दिलाने में। ये तो बाद में हुआ 9 महीने बाद, पर उन 9 महीने के दौरान क्या हुआ? उन 9 महीने के दौरान करीब करीब 4 लाख औरतों का रेप किया गया, 4 लाख औरतों का। और उन 4 लाख औरतों में 47% हिंदू औरतें थी। ये नंबर आप कहेंगे कि ये तो बराबर बराबर है, जितने मुसलमानों का रेप हुआ उतने हिंदुओं को रेप हुआ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। 1971 में भी बांग्लादेश में हिंदुओं का पॉपुलेशन करीब करीब 15% ही बचा था। उन 15% से में भी 47% महिलाओं का रेप किया गया, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर था। और उसके बाद फिर लोग कहते हैं, कंट्रीज कहती हैं, इस्लामिस्ट ग्रुप्स कहते हैं कि नहीं नहीं, हिंदू टारगेटेड कोई अत्याचार नहीं है। इन औरतों को उठाया जाता था, किडनैप किया जाता था, रेप सेंटर्स बनाए जाते थे, जबरन उनका गैंग रेप किया जाता था और करने के बाद या तो उनका कन्वर्जन करवा दिया जाता था या उनको छोड़ दिया जाता था। उनको छोड़ने के बाद बांग्लादेश में वो स्थिति थी, इस तरह का माइंडसेट था लोगों का कि उनके खुद के परिवार भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो या तो वो औरतें सुसाइड कर लेती थी या फिर इस्लाम को ही कबूल कर लेती थी। इसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे वॉर बेबीज भी पैदा हुए जो इन रेप्स का आउटकम थे। उन वॉर बेबीज को भी बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट बनाया गया क्योंकि वो इन अत्याचारों का ही आउटकम थे। इसके बाद जब गवर्नमेंट बांग्लादेश की आई, इन औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनका ताकि बहिष्कार न कर दे सोसाइटी, उसको रोकने के लिए इन औरतों को एक नाम दिया गया जो था वीरांगना। वीरांगना का मतलब है वॉर हीरोइंस। अभी हीरोइंस किस तरह से थी ये तो पता नहीं, पर हाँ फिर भी इनका बहिष्कार रोकने के लिए इनको नाम दिया गया वीरांगना। इसका कोई खास आउटकम नहीं निकला, उन औरतों का बहिष्कार हुआ, वॉर बेबीज पैदा हुए, औरतों ने सुसाइड किया, मास कन्वर्जन्स हुए या उन्होंने सामने से खुद ही इस्लाम कबूल किया। लेकिन यहाँ पे भी कहने वाले कहेंगे कि टारगेटेड हिंदुओं के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं हुआ था 1971 में भी। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो 1971 में जो हिंदू पॉपुलेशन था 15%, वो 2024 में आते आते हो चुका था 8% से भी कम। अब जो आज का हम बांग्लादेश का वायलेंस देख रहे हैं वो एक्चुअली शुरू हुआ था इतने बड़े लेवल पे 2024 जून से ही। तो इसकी शुरुआत कोई हिंदुओं से ही नहीं या माइनॉरिटीज से नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी जून में पिछले साल, जब शेख हसीना की गवर्नमेंट ने जॉब कोटा लागू किया। अभी जॉब कोटा क्या था? ये जॉब कोटा ये था कि ज्यादातर बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं, प्राइवेट जॉब्स उतने ज्यादा है नहीं। तो वहाँ का जो मेजर पॉपुलेशन है वो रिलाय करता है जॉब्स के लिए, नौकरी के लिए, कमाई के लिए गवर्नमेंट की नौकरियों के ऊपर। शेख हसीना ने इन नौकरियों में 56% रिजर्वेशन कर दिया। इसमें कौन कौन आता था? 30% इसमें रिजर्व किया गया वॉर हीरोज और उनके डिसेंडेंट्स को, मतलब कि 1971 में जो वॉर में लड़े थे, जो शहीद हुए थे, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड बच्चे एंड सो ऑन। 10% कोटा रिजर्व किया गया औरतों के लिए, विमेंस कोटा। इसके बाद बचा हुआ दिया गया माइनॉरिटीज या इंडिजिनियस पॉपुलेशन को, जिसमें हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई ये सब आते थे। बाकी दिया गया पर्सन विद डिसेबिलिटी को। तो ये टोटल करीब करीब हो रहा था 56%। तो जो बचा हुआ लोगों के लिए सीट्स थी वो लेस देन 50% थी। मतलब मेरिट के बेस पे जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो वहाँ का पॉपुलेशन आना चाहता था इन गवर्नमेंट नौकरियों में, वो 50% से भी कम सीट्स पे ही सिर्फ मेरिट के बेसिस पे ले सकता था, उन सीट्स को हासिल कर सकता था। इस कोटा सिस्टम ने बांग्लादेश की पूरी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया। इसकी वजह से शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत प्रदर्शन हुए,
पूरे देश में बहुत उथल-पुथल हुई, बहुत नारेबाजी की गई, बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है तोड़-फोड़ की, इधर-उधर बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाया गया और उसका आउटकम ये हुआ कि शेख हसीना की गवर्नमेंट ने हालाँकि ये कोटा का जो लॉ जारी किया था इसको वापस लिया, फिर भी उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। और उन्होंने आश्रय कहाँ लिया? उन्होंने आश्रय लिया हिंदुस्तान में। इनके भागने के बाद वहां इंटरिम गवर्नमेंट आई है जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। तो फिर ये जॉब कोटा से रिलेटेड ये जो कानून आया फिर वो हटा, तो ये फाइनली हिंदू जीनोसाइड में कैसे बदल गया? तो वो बदला इस तरह से कि जून में ये कानून लागू किया गया, उसके बाद प्रोटेस्ट्स वगैरह हुए। जुलाई और अगस्त के बीच में शेख हसीना ने फाइनली ये कानून वापस लिया, लेकिन फिर भी उनको वहाँ से भागना पड़ा। भागने के बाद बांग्लादेश में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया पावर को लेकर, कोई भी लीड करने के लिए नहीं था। तो ये जो कुछ समय के लिए वैक्यूम क्रिएट हुआ, इसमें जो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, जैसे जम्मत इस्लामी और हिफाजत इस्लाम। ये दो बड़े ग्रुप्स हैं जो वहाँ एक्टिव हो गए। उन्होंने सिस्टमैटिक अटैक्स करने शुरू करे, टारगेटेड अटैक्स करने शुरू करे। किसके खिलाफ? हिंदुओं के खिलाफ। तो अभी अटैक्स हिंदुओं पे ही क्यों कर रहे हैं ये रेडिकल इस्लामिस्ट? क्योंकि सबसे पहली चीज, ये बहुत बड़ा ख्वाब है बांग्लादेश का कि वहां पे प्योर ब्रीड रहे इस्लामिस्ट लोगों की, मुसलमान लोगों की। ये कहीं लिखित नहीं है, यहाँ तक कि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी वो एक सेक्युलर कंट्री ही है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का राज चाहते हैं, प्योर ब्रीड इस्लामिस्ट कंट्री बनना चाहते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज, हिंदुओं पे ही टारगेटेड हमले हुए। बाकी माइनॉरिटीज वैसे ही ना के बराबर हैं, तो वो तो वैसे ही खत्म पे ही है। इसके बाद जब शेख हसीना वहां से भागी, तो शेख हसीना की जो पार्टी थी अवामी लीग, वो शुरू से ही सेक्युलर पार्टी थी और उनकी पार्टी के अंतर्गत ही जो माइनॉरिटीज थी वो प्रोटेक्टेड थी कुछ हद तक। इसकी वजह से जो माइनॉरिटीज थी वो इस अवामी लीग की, शेख हसीना की पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्टर्स थी। शेख हसीना और उनकी पार्टी जब बांग्लादेश के भागी, तब वहां के रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने शेख हसीना के जो सपोर्टर्स थे, जो हिंदूज थे, जो माइनॉरिटीज थी, उनको सबक सिखाने के लिए ये टारगेटेड अटैक्स करने शुरू करे। अब ये जो माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे थे, अटैक्स हो रहे थे, इनको रोकने में जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी नाकामयाब थी। इसके दो रीजंस थे। पहले तो या तो वो अनविलिंग थी, मतलब कि वो खुद भी इसको सपोर्ट कर रही थी, या फिर ये अटैक्स इतनी ज़्यादा थे, इतनी बड़ी तादाद में थे कि वो इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसका तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट भी आई है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो उतना ज़्यादा लीड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अभी बहुत नई है। तो ये तीन रीजंस के अंतर्गत गवर्नमेंट भी वहाँ की सक्षम नहीं है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने में। तो इस तरह से जो एक लॉ की आने की वजह से एक अनरेस्ट शुरू हुआ था, वो फाइनली आज दिसंबर 2025 में भी हिंदुओं की तरफ टारगेटेड अटैक्स, हिंदू जीनोसाइड में बदल चुका है। अब सिर्फ हिंदुओं पे ही हमले नहीं हो रहे हैं या हिंदुओं को ही कन्वर्ट या बदला नहीं जा रहा है, बल्कि हमारे जो रिलीजियस साइट्स हैं बांग्लादेश में, जो हमारे टेम्पल्स हैं और जो हिंदुओं के घर हैं, उनको भी बर्बाद किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उनको आग लगा दी जा रही है। इसके सबसे बड़े जो एग्जाम्पल हैं वो हैं नौतुन काली टेम्पल मौलवी बाजार में और श्री कृष्ण टेम्पल चित्तौगांव में। ये दो बहुत बड़े हिंदू रिलीजियस टेम्पल्स थे। इनको रातों रात लूट लिया गया, तोड़ दिया गया और इनको आग लगा दी गई। सिर्फ इन टेम्पल्स को ही आग नहीं लगाई गई, बल्कि आसपास जो हिंदुओं के घर थे उनको भी आग लगा दी गई। ये कैलकुलेटेड स्टेप्स थे। ये ऐसा नहीं है कि एक रात एक मॉब आई और उन्होंने जला दिया, जी नहीं। ये कैलकुलेटेड, सोचे समझे चालें थी, प्लान्स थे, स्टेप्स थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया।
वो आज भी फ्री घूम रहे हैं, आगे भी जाके वो इस तरह की हरकतें करेंगे, क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट सपोर्टेड अटैक्स हैं। ये नंबर यहाँ पे 2 या 4 नहीं है, ऐसे कई कई टेम्पल्स हैं जिनको बर्बाद कर दिया गया, आग लगा दी गई, जैसे कि फेनीबाश, परसता हिंदू टेम्पल, माइमर सिंह, तंग्रेल, ब्रह्मान बरिया, गोपालगंज, राजशाही और ऐसे ही अनगिनत और नाम हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी लिस्ट है हिंदुओं के घरों पे अटैक्स की, हिंदू महिलाओं को किडनैप करके उठा के ले जाने की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब 2024 से ये जो अटैक्स हिंदुओं के ऊपर शुरू हुए हैं, इसको वहाँ की गवर्नमेंट या इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदू जीनोसाइड का नाम देने को तैयार नहीं है। अच्छा, जीनोसाइड होता क्या है? इंटरनेशनल डेफिनेशन को अगर माने तो जीनोसाइड का मतलब होता है टारगेटेड हमले करना, मारना पीटना या खत्म करने की कोशिश करना एक स्पेसिफिक एथनिसिटी को, एक स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप को जो उस कंट्री का हिस्सा है। यहाँ पे बांग्लादेश का हिस्सा वो हिंदू कम्युनिटी है, वो 8% बचे हुए हिंदूज हैं जिनके खिलाफ 2024 से टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है, जैसे कि बांग्लादेश पुलिस के कांस्टेबल सुमन रॉय, आवामी लीग के एक पॉलिटिशियन हरधरन और उनके भांजे, और सबसे रीसेंट दीपू चंद्र दास की बर्बरता से जो हत्या की गई। इसके अलावा हिंदू टेम्पल्स को लूटना, बर्बाद करना, जला देना, हिंदुओं के घरों में लूटपाट करना, उनको जला देना, हिंदू महिलाओं को जबरन उठा लेना, किडनैप कर देना, उनके साथ रेप्स करना, ये सब क्लासिक डेफिनेशन ऑफ जीनोसाइड के अंडर ही आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इसको अभी तक हिंदू जीनोसाइड का नाम नहीं दिया गया है। आज भी वो इंटरिम गवर्नमेंट जो मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं, आज भी वो ये कहने को तैयार नहीं है, इतना सब होने के बाद भी, कि ये हिंदुओं के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इसके सपोर्टर है, इसके साथ दे रहे हैं, और शायद उनको जानकारी में ही ये सब किया जा रहा है। ये जो हिंदुओं और उनके टेम्पल्स के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, ये जो इंसिडेंसेस हैं, ये कोई 1, 2, 4, 10, 12 नहीं है, ऐसे कई सौ इंसिडेंसेस हैं जो हुए हैं बांग्लादेश में, और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आज भी शायद हो रहे होंगे बांग्लादेश में। जैसे कि जून 14, 2024 में लक्ष्मीपुर का इंसिडेंस, जहां एक 14 साल की हिंदू माइनर लड़की को उठा लिया गया उसके विलेज से। जून 15, 2024 में ढाका में एक हिंदू फैमिली को अटैक किया गया लालबाग एरिया में और उनको खूब मारा पीटा गया। जून 25 को 2024 में चिट्टागोंग में बहुत बड़ा जो हिंदू टेम्पल था, उसके आइडल्स को तोड़ दिया गया, वो टेम्पल को तोड़ दिया गया। जून 23 को मदनरीपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को और टेम्पल्स को आग लगा दी गई, उनको तोड़ा गया। सीताकुंड में बांग्लादेश में काली माता का टेम्पल तोड़ा गया। नारायणगंज में हिंदू ओन्ड शॉप्स को आग लगा दी गई, हिंदू होम्स को अटैक किया गया। जुलाई 14 को इस्लामिस्ट ने अटैक किया माइनॉरिटीज पे ढाका में। जुलाई 20 में वायलेंट क्लैशेस हुए हिंदू बिजनेसेस के ऊपर, होम्स के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये लिस्ट में बहुत सारे इंसिडेंसेस, अनगिनत इंसिडेंसेस हैं। बहुत ही साफ साफ ये देखा जा सकता है कि ये रैंडम अटैक्स नहीं हो रहे हैं, ये वेल प्लान्ड, वेल टारगेटेड अटैक्स हैं। खास तौर से जो नूतना काली टेम्पल पे अटैक हुआ मौलवी बाजार में, श्री कृष्ण टेम्पल पे जो अटैक हुआ चित्तागोंग में, और काली माता के टेम्पल पे जो अटैक हुआ सीताकुंड में, ये जो तीनों टेम्पल्स थे, ये हिंदू मान्यता के, हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स थी। इन पे हमले करके, इनके आइडल्स को तोड़ के, इनको आग लगा के, इनको लूट के, ये साफ साफ मैसेज दिया गया सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं, बल्कि हिंदुओं को जो हिंदुस्तान में बसते हैं, उन हिंदुओं को जो नेपाल में बसते हैं, कि बांग्लादेश में हिंदूज आर नॉट वेलकम। बांग्लादेश में हिंदुओं की कोई जगह नहीं है, और बांग्लादेश से हम हिंदुओं को मिटा देंगे। इन रिलीजियस साइट्स का इम्पोर्टेंस
सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं था, ये हिंदुओं के लिए था जो पूरी दुनिया में बसते हैं, जो उनका नेबर, जो हम हिंदुस्तानी हैं, उनके दिल में भी इन टेम्पल्स की खास जगह थी। साफ मैसेज दिया गया है कि हम हिंदुओं के खिलाफ हैं, हम तुम्हारे खिलाफ हैं। ये क्लियर कट डेफिनेशन है जीनोसाइड की, प्लस ये क्लियर कट डेफिनेशन है पूरे हिंदुओं के लिए कि बांग्लादेश हिंदुओं के खिलाफ है। इंटरनेशनल समाज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस इसको जीनोसाइड का नाम दें या ना दें, पर सबको पता है कि हिंदुओं के खिलाफ क्या हो रहा है बांग्लादेश में। द मैसेज इज वेरी क्लियर। अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं, ये कुछ छोटे मोटे मॉब्स हैं या कुछ इस्लामिस्ट रेडिकल ग्रुप्स हैं जो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ये अटैक्स ढाका से लेके चिट्टौगंज, जो बड़े अर्बन एरियाज हैं, इसके अलावा सीताकुंड, लक्ष्मीपुर जैसे छोटे छोटे रूरल एरियाज, हर जगह हुए। ये सिर्फ गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन हिंदुओं के ऊपर नहीं हुए, अमीर हिंदू बिजनेसमैन और उनके शॉप्स के ऊपर भी हुए हैं। ये अटैक्स डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से लेके बिल्कुल ही आइसोलेटेड एरियाज में भी हुए हैं। ये बांग्लादेश के एक हिस्से में नहीं, पूरे बांग्लादेश में हुए हैं और एक ही समय पे कई मल्टीपल लोकेशंस पे किए गए हैं। ये साफ साफ बताता है कि पूरे बांग्लादेश में कहीं भी हिंदू सेफ नहीं है, चाहे वो भीड़ भड़क्के में रहे, चाहे वो अर्बन एरिया में रहे, चाहे वो गांव में रहे, चाहे वो आइसोलेटेड सुनसान जगह पे रहे, चाहे वो किसी रूरल एरिया में रहे। मैसेज क्लियर है कि तुम कहीं भी नहीं रह सकते बांग्लादेश में और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अब जो शेख हसीना के बाद आज जो इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में रूल कर रही है मोहम्मद यूनुस द्वारा, आखिर उसका क्या रोल है? आखिर वो क्या कर रही है? ये कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, कई कंट्रीज ने और इंडिया ने भी बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर, मोहम्मद यूनुस के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि पहली चीज़, वो हिंदूज को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब है या फिर शायद वो करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे कई इंसिडेंसेस देखे गए जहाँ पे या तो गवर्नमेंट ने बहुत ही स्लो एक्शन लिया या फिर उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया। यहाँ तक कि गवर्नमेंट इन हजारों इंसिडेंसेस के होने के बाद, जिनके पूरे पूरे सबूत मौजूद हैं, इसको कम्युनल राइट्स मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसको हिंदू जीनोसाइड का नाम देने को तैयार ही नहीं है। वो ये मानते ही नहीं है कि इस तरह का कोई अटैक्स हो रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। ना वो उन टेम्पल्स पे हुए अटैक्स को जो है कोई हिंदू वायलेंस या हिंदुओं के खिलाफ कोई एंटी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ये मानते हैं। जो गवर्नमेंट का, जो वहाँ की पुलिस का जो एक्शन होता है वो प्रिवेंटिव नहीं होता है, वो चीज़ हो जाने के बाद होता है, बल्कि कई बार तो वो भी नहीं होता और वो खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अभी हम अगर रीसेंट देखें, दीपू चंद्रा का जो केस आया है, उन्होंने क्या हुआ, दीपू चंद्रा ने कुछ भी बोला था इस्लाम के खिलाफ, प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, ये कहीं भी साबित नहीं हुआ। ये उसके मर जाने के बाद पुलिस ने आके बताया। जब वो साबित ही नहीं हुआ था तो आपने ये जानते हुए कि जो पागलों की तरह बाहर इस्लामिस्ट मॉब खड़ी हुई है पुलिस स्टेशन के, वो इस आदमी को, एक निहत्थे एक अकेले आदमी को वही कई 100 लोगों के इस्लामिस्ट भीड़ मार डालेगी, फिर भी आपने उस एक आदमी को उसके खिलाफ उनके आगे छोड़ दिया। ये क्या दिखाता है? उनको पता था कि बाहर ये गया तो वो इसको मार डालेंगे, फिर भी उन्होंने छोड़ा। ये तो एक इंसिडेंस है जो इस बर्बरता की वजह से बाहर आया है। ऐसे तो रोज होते होंगे कई इंसिडेंसेस जिसमें पुलिस जब जानते चुपते ये काम कर रही है। दीपू चंद्रा का ही अगर हम केस देखें तो उसमें भी गवर्नमेंट ने शुरुआती कुछ घंटों में या शुरुआती 1-2 दिन में इस इंसिडेंस को कंडेम नहीं किया था। ये तो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस इंसिडेंस के ऊपर सवाल उठाए, जब इंडिया में इतने प्रोटेस्ट हुए, जब नेपाल में प्रोटेस्ट हुए, जब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने बोलना शुरू करा, तब जाके मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंस को कंडेम किया और बोला कि हम जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पर क्या एक्शन होगा? आपको और हमको सबको पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। इंडिया हमेशा से ये बोल रही है मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं
कि प्रोटेक्ट करो हिंदुओं को, प्रोटेक्ट करो हिंदुओं को, पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने ये सामने से बोला था कि हम माइनॉरिटीज को, बांग्लादेश में रह रहे हिंदूज को तभी प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब वो खुद को हिंदू बोलना बंद करें। क्या मतलब है स्टेटमेंट का? आप और हम दोनों ही समझते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है जो पिछले 1.5 साल से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है। ये किस एक्सटेंट तक जाएगा और ये जो सो कॉल्ड 8% पॉपुलेशन है हिंदुओं का, ये कहाँ पे आके रुकेगा, कितना बचेगा, क्या होगा इनका, ये बहुत ही अभी अनक्लियर पिक्चर है। इस तरह की और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के लिए, डिस्कशंस के लिए, सिनेरियोज के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।